नमस्ते। आज मेरे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट माधव अरविंद देशपांडे साहब। माधव अरविंद देशपांडे साहब इस देश में जो वोट चोरी का मामला जो अब वोट चोरी क्या, अब तो वोट लूट हो गई है, इसको दुरुस्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ कैसे-कैसे क्या है, और ये जो वही है कि पहले पहले जेब कतरे हुए, पिक पॉकेटिंग हुई, फिर धीरे-धीरे चोरी हुई, अब तो बिल्कुल सीने पे चढ़ के हम वोट लूट ही ले रहे हैं। और आगे से तो ये भी हो जाएगा कि आपको मतदान स्थल तक जाने की जरूरत भी नहीं, कुछ इस तरह का लग रहा है। माधव जी लोग और कुछ इस देश के इंपॉर्टेंट एक्टिविस्ट ने मिलकर एक मुहिम चलाई है, और इन लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार का इलेक्शन वैध है। इट इज इनवैलिड इलेक्शन, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये अपनी बात को यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि इनकी ये शिकायत है इन सब लोगों की कि देश की पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स हैं, इतने रिग्ड, इतने बेईमान इलेक्शन को अगर एक्सेप्ट कर रही हैं, तो वो दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द वेदर इट इज इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं रह गया है। ये सारा लार्जर इश्यूज है। बिहार की बात चूंकि शुरू कर रहे हैं, तो बादल जी मैं अब आपको, क्योंकि आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसको समझाते चलेंगे। और माधव जी इससे का आप सब लोगों से आग्रह है, जो भी इसको देखे, कि आप सब लोग ही इस लोकतंत्र के वकील आप हैं। कोशिश ये है माधव जी की कि आप इसको समझें। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं इसमें ये चीजें, आप हमें ईमेल करें। मैं कोशिश करूंगा कि माधव जी की भी ईमेल इसमें डाल दिया जाएगा बीच में। और आपका कुछ भी इसमें क्वेरी है तो आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग इसको देखने के बाद अब आप आगे जाएं, और अगर आप कन्विंस हैं कि इस देश में लोकतंत्र की मतलब हिफाजत करना हम सबकी जरूरत है, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना देश बचेगा, तो इसको पीपीटी को फॉलो करें और फिर इसको सिलसिलेवार चलेंगे। माधव जी अब आप बताते चलिएगा, हम उसी हिसाब से पीपीटी की प्रेजेंटेशन लगाते चलेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे आपने बात छेड़ी है कि बिहार का एसआईआर, तो बिहार एसआईआर तो फेल हो गया है एकदम सीधी तरह से। उसका सिंपलेस्ट ये प्रूफ ये है कि एसआईआर पूरा हो गया ऐसा अनाउंस जब इलेक्शन कमीशन ने किया, उसके बाद उनको उस वोटर लिस्ट में 3 लाख वोटर ऐड करने पड़े। अभी ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आप जाओ और वाटर फिल्टर खरीदने जाओ, वाटर फिल्टर खरीद के वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता है, पानी आ जाता है ग्लास में, और फिर वो बोलता है रुकिए ये पानी पीने लायक नहीं है, इसमें और कुछ हमें डालना पड़ेगा। अब अगर ऐसा है तो क्या आप वो वाटर फिल्टर खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। जब आपको प्योर वाटर की गारंटी देके वाटर फिल्टर लगाया है या बेच रहा है कोई, तो वाट उसमें जो पानी आता है वो प्योर ही होना चाहिए, शुद्ध ही होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने बोला था कि हमारा ये जो अभी वोटर लिस्ट आएगा वो प्योरेस्ट फॉर्म होगा वोटर लिस्ट का, आज तक कभी ऐसा बना नहीं। इतने बड़े दावे करने के बाद अगर आपको एक दो नहीं 3 लाख लोग, 2 4 50 हजार ऐसे भी नहीं, 3 लाख लोग अगर आप ऐड कर रहे हो, तो ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो विश्वास लायक नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि ये जो 3 लाख लोग ऐड हो गए, उनका वेरिफिकेशन किसने किया? टाइम ही नहीं था, कौन वेरीफाई करेगा? ऐसे तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। इसके बारे में परकला प्रभाकर ने बहुत अच्छे ट्वीट्स किए हैं। मैं लोगों को ज़रूर कहूँगा कि वो ट्विटर पे जाके देख ले। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इलेक्शन कमीशन ने ये जो वोट काउंट किए, वो काउंट किए हुए वोट, जितने वोट गिरे थे, पोल हुए थे, जितने लोगों ने वोटिंग किया था, उससे भी ज़्यादा हो गए। ऐसा कैसा हो गया? जो वोट अगर किसी ने डाला ही नहीं तो आप कैसे गिन सकते हो उसको? माधव जी ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि ये जो फिगर थी ये इलेक्शन कमीशन ने अपने आप दी थी, उनकी प्रेस विज्ञप्ति है, हम लोग ये फिगर हाँ, नहीं दे रहे बिल्कुल। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ट्वीट में तो उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट्स भी दिए हैं, जहाँ जो फिगर्स दी है, तो वो पूरे ये सब हम बोल रहे हैं, हमारी फिगर लेते ही नहीं हम। इलेक्शन कमीशन की फिगर लेके ही ये बोल रहे हैं कि ये सब गड़बड़ है।
ये हमारी आंख में धूल झोंकने का काम चल रहा है। और इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि ऑनेस्टी से काम करे। क्या हो गया है, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरह से वोट चोरी का मामला सामने लाया, लेकिन उसके बाद लोगों को लगा कि यार ये वोट चोरी इलेक्टोरल रोल में हो रही है, वोटर का रोल में हो रही है, तो इसका मतलब ईवीएम तो साफ है। ऐसा नहीं है, ये दोनों एक तरह एक साथ चलते हैं। आप एक साइड में ये देखो कि वोटर की लिस्ट की भी चोरी हो रही है, और दूसरी साइड में ये भी देखो कि ईवीएम में भी वोट की चोरी हो रही है। मैं ईवीएम के वोट के चोरी को हाईजैक बोलता हूँ, वोट हाईजैक होता है उसका। तो अभी मेजर शॉर्टफॉल क्या है? वोटर लिस्ट के कुछ शॉर्टफॉल्स है, यानी कमियां खामियां हैं, और ईवीएम के कुछ खामियां हैं। वोटर लिस्ट की खामियां यह है कि ये सर्चेबल नहीं है, ये करंट नहीं होती। कभी बोलते हैं कल की है, कभी बोलते हैं लास्ट मंथ की है, कभी बोलते हैं लास्ट ईयर की है। ये सब पूरे इंडिया की हम देख नहीं सकते। एक वोटर के नाते मैं पूरे इंडिया की वोटर लिस्ट देखना चाहता हूं, क्योंकि यह है कि यही इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं कि अगर किसी के 2 वोटर कार्ड है तो वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल एक्ट है। अगर ऐसा है, मैं अगर एक वोटर हूं तो मुझे वोटर कार्ड प्रिंट करना आता नहीं, उसकी मशीन मेरे पास है नहीं, मैं उसका कागज मेरे पास है नहीं, और मुझे आप ये सर्च करने का मौका भी नहीं देते, ढूंढने का कि मेरे नाम का कोई और वोटिंग कार्ड है भी नहीं या नहीं। आप मुझे एक फोन नंबर देते हो, बताते हो कि फोन नंबर टाइप करो, तुम्हारा कार्ड है कि नहीं दिखेगा। हाँ भाई है, लेकिन दूसरे आदमी ने दूसरा गलत फोन नंबर लेके मेरा नाम लेके कार्ड बनाया है कि नहीं, इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार होता हूँ? कार्ड, एपिक कार्ड देने की जवाबदारी, जिम्मेदारी अगर वो इलेक्शन कमीशन की है, तो वो डुप्लीकेट कार्ड मिलना ये भी उन्हीं का प्रॉब्लम है। वो क्राइम अगर है तो उनसे हो रहा है। दूसरा शॉर्टफॉल ये है कि सेपरेट डिलीशन की लिस्ट नहीं बनती और सेपरेट एडिशंस की लिस्ट नहीं बनती। ये सब होने चाहिए। इसकी ये ना होने से ओपेसिटी आ जाती है, पारदर्शिता ना नहीं बनती। ईवीएम में क्या होता है? ईवीएम में डेटा, ये तो मेजर है, और करीब करीब 3 साल से हम ये बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि डेटा लॉक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग नहीं है, जीपीएस से इनका ट्रैकिंग नहीं होता। जब वो पोलिंग डेट से काउंटिंग डे तक कहाँ कहाँ घूमते हैं उसका किसी को पता नहीं है। क्रॉस टैलिंग और मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक काउंट है, वो आ गया है, वो आपको मानना पड़ेगा। वो कहाँ से टॉली करो नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट बोलता है वीवीपैट का 100% काउंटिंग होगा नहीं। बैकअप नहीं है इसका। मध्य प्रदेश में इतने सारे वो ईवीएम्स जल गए, किसी के पास बैकअप है ही नहीं। अभी आप समझिए, अगर बैंक में आप किसी खाता खोलते हैं और बैंक बोलती है हमारा सर्वर जल गया, अभी हमको मालूम नहीं आपके खाते में कितना पैसा है, क्या आप ऐसे बैंक से व्यवहार करोगे? तो ये तो बैंक का मामला हो गया, ये तो पूरे देश का मामला है। नो प्रूफ इज एवर गिवन, डॉक्यूमेंट्स कभी पब्लिश भी नहीं होती। ये सब मेजर शॉर्टफॉल है। अभी ये हमें समझना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन पे आ गए हैं, पुराना जमाना गया। अभी डेटा जो है वही सब है। जो आदमी, हर एक आदमी एक डेटा बन चुका है, और वो डेटा, उसमें हमको 2 चीजें देखनी है। जो एक डेटा जिसको हम एनेबलिंग डेटा बोलते हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन हम ले सकते हैं, जिसमें वोटर रोल आता है, और दूसरा यह है इम्पैक्टिंग डेटा, जिसकी वजह से हमको रिजल्ट आ जाता है, जिसमें ईवीएम और वोटिंग डेटा आ जाता है। अभी इलेक्टोरल रोल में डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फेक और इनवैलिड एड्रेसेस हैं, नोमैडिक वोटर्स है। ये एक नई बड़ी कैटेगरी तैयार हो रही है, जहां हम देख चुके हैं कि वोटर एक राज्य में वोटिंग करता है, फिर 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में एनरोल कर देता है, फिर वहां भी वोटर वोटिंग करता है, फिर तीसरे राज्य में जाता है। ये सब हम देख रहे हैं होते हुए। ये, इसको मैं नोमैडिक वोटर कहता हूँ। वो यहाँ से वहां घूमते हैं, इनवैलिड फोटो होते हैं, और मिसयूज भी होता है फॉर्म का। वोटिंग डेटा में क्या है? जब पोलिंग होती है तो आपका डेटा हाईजैक हो जाता है, यानी आप एक वोट दे दो किसी को और वोट जाए दूसरी जगह। ट्रांजिट में जो होता है वो कंट्रोल यूनिट जो है वो अदला बदल हो सकते हैं, स्वैपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। तो फिर अभी बाकी जो सारी है ना, वहाँ काफ़ी सारा मैंने एनिमेशन की, जैसे कैसे वोट यहाँ से वहाँ जाता है, इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है, उसके मायने क्या होते हैं, एसएलयू में जो डेटा है उसका क्या होता है, ये सब मैंने बात की है इसमें। एडिशनल डेटा है उसका क्या इम्पैक्ट होता है,
जो, और हमने बार-बार पूछा है, मैंने तो करीब-करीब 40 आरटीआई अभी तक दाखिल की है। हम कभी ठीक तरह से आंसर आता ही नहीं है। लेकिन ये जो एसएलयू है, इसमें जो कभी भी किसी को उन्होंने एसएलयू भी देखने को नहीं दिया। एसएलयू में क्या कंटेंट्स है? वो बोलते हैं कि इमेजेस हैं। अभी इमेजेस सिर्फ है या एक्स्ट्रा डेटा है? एक्स्ट्रा डेटा है तो एक समझने की बहुत ज़रूरत होती है लोगों को कि प्रोग्राम बदलने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ डेटा बदलने से काम चलता है। अभी एक इसका सिंपल एग्जांपल ये है, हमारी मॉडर्न कार्स जो होती है, उसमें हेडलाइट, जब लाइट बाहर का कम हो जाए तो हेडलाइट चालू हो जाती है, बाहर का लाइट ज़्यादा है तो हेडलाइट बंद हो जाती है। वो जो हेडलाइट चालू बंद करने का जो प्रोग्राम है वो पहले से ही लिखा हुआ है। डेटा क्या है? डेटा बाहर का लाइट कितना है, ये सेंस जो होता है वो डेटा है। वो जैसे ही डेटा बदलेगा, प्रोग्राम का बर्ताव बदलता जाता है। तो अगर एसएलयू में हम डेट, टाइम, एक नंबर और कितने नंबर के बाद ऐसे 4 अलग फाइल दे दें, और ये हर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग हो सकता है, क्योंकि ये सब वेबसाइट से डाउनलोड होता है। तो इसका क्या है कि जब तक आप जवाब नहीं देते, तो हम ये तो मान के ही चलेंगे कि इसमें कुछ और है। अगर और नहीं है तो आपको देना पड़ेगा कि ये देखो ये एसएलयू है, लेके देखो उसमें कुछ है कि नहीं। आज तक वो हुआ नहीं है। वो एक्स्ट्रा डेटा जब आएगा तब उसी दिन 12 बजे के बाद समझिए, या 11 बजे के बाद, या 1 बजे के बाद, दिन खत्म होने तक वो प्रोग्राम गलत बर्ताव करता जाएगा। उसके पहले देखो वो बराबर चलेगा, उसके बाद में देखो बराबर चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये होता नहीं है, इसलिए मॉक पोल की कुछ मायने नहीं रखता, एक्चुअल पोल ही मायने रखता है। और इलेक्ट्रॉनिक लॉक की खासियत ये होती है कि जैसे अब आपके घर में वाईफाई है, आप वाईफाई चालू करते हो, घर का लॉक, घर का दरवाज़ा ताला लगा के बंद करके अगर 5 फुट बाहर जाते हो, तो आपको वाईफाई मिलती है ना? मिलती है, क्योंकि घर को लॉक लगाने से वाईफाई को लॉक नहीं लगती। इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब होता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक लॉक की ज़रूरत है। वो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की थैली में जो कुछ वोट डाल गए हैं, उसको हमको इलेक्ट्रॉनिक लॉक करना चाहिए, ना कि ताला और सील बनाना है। उससे कुछ नहीं होगा। और ये इतनी सादी-सीधी बात है, लेकिन इसका कुछ इलाज नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अभी हम जो डिजिटल पूरे बन गए हैं, तो डिजिटल स्टोर्स बन गए हैं हमारे। जैसे अपना सेंसस का डेटा है, या अपना वोटिंग का डेटा है, या आधार का डेटा है, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा है। ये डेटा अगर एक में जुड़ गए, या कुछ डेटा यहाँ से वहाँ हो गया, जैसे देखिए इलेक्टोरल रोल में कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, इसका कुछ स्थान नहीं है। लेकिन अगर कहाँ यहाँ वहाँ से वो लेके डेटा लेके अगर इलेक्टोरल रोल में डाल दिया जाए, तो आप पूरे लेन तक लोगों की डिवीजन कर सकते हो। कौन ज़्यादा अमीर है, कौन गरीब है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, सब सब कुछ हो सकता है। कौन बुढ़ा है, कौन नहीं है, सब सब जो चाहिए वो। ये हमको इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हमको पूरी पारदर्शिता चाहिए। हमें ये सब डेटा, हमारा डेटा है। यूरोपियन यूनियन में एक जीडीपीआर करके रूल है, जिसमें वो बोलते हैं, बाकी का सब छोड़ देंगे, उसमें बोलते हैं कि जिसका डेटा है वो उसी का मालिक है, और उसको ये हक बनता है कि मेरा डेटा मत दिखाओ या मेरा डेटा दिखाओ, ये कहने का। हमारे आईटी एक्ट में बहुत सारी चीज़ें जीडीपीआर से ली गई है, जैसे कि तैसी। लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं है? ये होनी चाहिए। अगर मेरा डेटा है तो अगर मैं मुझे पूरे दिखाओ तो सही मेरा डेटा। निकालना है कि नहीं निकालना बाद में देखेंगे। जो आपने स्टोर किया है वो तो दिखाओ। अगर इनकम टैक्स हमें पूछता है कि हाँ, तुम्हारे इनकम का प्रूफ दिखाओ, तो हमें दिखाना पड़ता ही है ना, क्योंकि इनकम टैक्स का वो रूल है। वैसे ही हमें दिखाओ। तो अगर ये सवाल है कि हमारी डिजिटल इकोसिस्टम कॉम्प्रोमाइज़
हो गई है क्या, या रिस्क हो गई है क्या? बिल्कुल है। इसका इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पे क्या असर है? हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। और हमने उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अपनी नागरिकता वापस लेनी चाहिए। सिटीजनशिप और सब्जेक्ट, बीइंग अ सिटीजन और बीइंग अ सब्जेक्ट में फर्क है। राजाओं के सब्जेक्ट होते थे, डेमोक्रेसी में सिटीजन होता है। सिटीजन को ये प्रजा अधिकार है। प्रजा और, हाँ, बस प्रजा और नागरिक में जो फर्क है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। राजाओं की प्रजा होती थी और देश के नागरिक होते हैं। नागरिकों को ये हक है कि वो सवाल करें और उसके जवाब देने की जवाबदेही ना सिर्फ सरकार पे, लेकिन ये जो अधिकारी लोग बैठे हैं उनके भी होती है। वो जी जिम्मेदार है। अगर वो नहीं कर रहे तो वो गैर जिम्मेदार है। वो उस जी जी पद पे रहने के लिए लायक नहीं है। जी। माधव साहब, मैं आग्रह करूंगा कि जैसे यहां तक तो हो गया, जो आपका एक डायनेमिक वो है जिसपे हम लोग दिखाएंगे कि कैसे इसको टेम्पर किया जा सकता है विथ प्रूफ। अगर आप कभी भी 2-4 दिन बाद, जब आपके पास समय, आप व्यस्त आदमी हैं, थोड़ा समय की दिक्कत है, लेकिन ये मान के चलिए कि इस देश के लिए जरूरी है कि आम बिल्कुल, जन तक, शायद हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस देश को कम से कम इतना समझाने की कोशिश करें, और अगर इसको समझ के 2 लोग भी इसको आगे समझाने लगते हैं तो शायद हमारा और आपका ये प्रयास होगा। मैं इसी आग्रह के साथ इसको यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ, ये लंबा है, लेकिन इसको बिल्कुल है। 2-3 बार में करेंगे जिससे धीरे धीरे लोग हों। और मैं नीचे आपसे अभी आपका ईमेल आईडी लेके उसको नीचे अपने उसमें डाल दूंगा कि अगर किसी को इसमें कुछ पूछना चाहता है, कोई कहना चाहता है भाई डेमो हम कैसे, तो वी आर ओपन। हमें अच्छा लगेगा कि अगर कोई इसमें नागरिक इसमें पूछे। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी तो जो देश में हो रहा है, हाँ, उस सवाल नहीं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक किसी की क्वेरी है, किसी का है, तो उसका जवाब देने में हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद माधव साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और इस उम्मीद के साथ कि अगली बार हम लोग जल्दी ही फिर से मिलते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू।